अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गायनी ऑप्स की ऑस्की का दोबारा डिस्कस करने लगे और इसका हम ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने जाके देख लेनी है पहले, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट देखना, फिर आपको सारी समझ आएगी और आपकी फुल प्रिपरेशन होगी, राइट। सो सबसे पहले जो है ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। ये दो पिक्चर्स हैं बेसिकली और दोनों के अंदर एक ही चीज़ है, वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, राइट। तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, पीआईडी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और इसके जो है हमने ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, इसका स्टेशन वगैरह भी आ सकता है और वैसे भी वाइवे के अंदर ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक हम कुछ चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि इसकी सबसे पहले तो कॉजेज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो क्या एटियोलॉजी होती है, तो इट इज़ बेसिकली यूजुअली कॉज्ड बाय द असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। असेंडिंग इन्फेक्शन जो होती है ना वो फ्रॉम द एक्टोसर्विक्स जो होती है उससे ये यूजुअली होती है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर क्लेमेडिया आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो निसीरिया गनोरी आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसके अलावा जो है और भी कई ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि ये कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी जहाँ अक्सर जो है वो साइन ऑफ सिम्टम्स पूछे जाते हैं, तो साइन ऑफ सिम्टम्स में ये क्योंकि सिनेरियो भी आता है तो ये आपको आने चाहिए। तो इसमें यूजुअली फ़ीवर होता है, फिर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उसके बाद अल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अल्टर्ड का मतलब है कि चेंज हो के आ रहा होता है, तो वो है कि कभी किसी तरह का आता है, कभी किसी तरह का, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स की ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वैसे डिफरेंट है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक को नाम दूंगा ताकि आप जो है वो बाकी जो है वो आपने ख़ुद देख लेनी है बुक से, ठीक है। और अभी जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है बेसिकली फिट्स हग जो है वो आपके पास एक आ जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेसिकली जो है इसको कहते हैं फिट्स हग कर्टिस जो है वो इसको नाम है। और इसको ये एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो आपका पेरियोपेटिक एरिया होता है उसके अंदर जो है एडिशंस वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है और अक्सर इसका जो है सीक्वल पूछा जा सकता है, इसके जो पीआईडी है इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है वो अच्छे से आने चाहिए और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जिसमें जो है वो पेरियोपेटिक जो एरिया है उसके अंदर एडिशंस आती हैं, ठीक है। ये आपको इंडिविजुअली जो है वो उसके अंदर भी आ सकता है कि स्टेशन भी आ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से वो है इसका ट्रीटमेंट, कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं, मेडिकली इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल के अंदर सबसे पहले जो है वो मैक्रोलाइड्स आ जाती हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। या फिर हम जो है पेशेंट को डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। साथ में फिर मेट्रोनिडाज़ोल और थर्ड जनरेशन जो है वो सेफलोस्पोरिन जो है वो दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। और इससे जो है वो रिकवर हो जाता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर, ठीक है। एक चीज़ जो इसके अंदर जो है वो आपने याद रखनी है और ये पूछी भी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर भी, कि आपने जब करना है जब भी यानी कि पीआईडी के पेशेंट को आपने ट्रीट करना है तो रिमेंबर कि आपने साथ में उसके पार्टनर को भी ट्रीट करना है, ठीक है। एसटीआईज़ जो होती हैं इसके अंदर जो है वो आपने साथ में पार्टनर्स को भी जो है वो यूजुअली डील करना होता है, तो सेक्सुअल पार्टनर जो भी होगा तो उसको आपने साथ में ट्रीट करना। और इसके अंदर स्पेसिफिकली हम जो है साइमल्टेनियस जो कर रहे होते हैं पेशेंट के पार्टनर को, वो हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ जो ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ भी अक्सर आता होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक होती है, तो वो एजिथ्रोमाइसिन होती है, राइट। तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना।
नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाता है वो है कि ये आपको एक डिफरेंट किस्म का एक डिस्चार्ज नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो है क्या चीज़ है, ये आपको वाइटिश वाइटिश सा कर्ड लाइक डिस्चार्ज है, योगर्ट लाइक डिस्चार्ज है। इसको हम कहते हैं कि कैंडिएसिस है, ठीक है। और जो है इसको हम वजाइनल कैंडिएसिस कहते हैं या कैंडिएसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसके लिए यही वर्डिंग यूज़ होती है। उसके अलावा जो है ये आपने अक्सर नाम सुना होगा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखें आपको जो एरोस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इधर इधर ये डिस्चार्ज है, वाइटिश वाइटिश है, ठीक है। कर्ड लाइक डिस्चार्ज है, जैसे दही होता है ना। दही को लेके आप इस तरह हाथों में इस तरह मसलेंगे तो आपके वो जिस तरह की अपीयरेंस आती है उस टाइप के ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वही बात कि कर्डी वाइट की एमसीक्यूज आता होता है, इसलिए मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसका जो ऑर्गेनिज़म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैंडिडा एल्बिकन होता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आया होता है अक्सर के, पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म होता है, तो ये याद रखना है कि ये कैंडिडा एल्बिकन होता है। फिर हमने जो नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए वो है रिस्क फैक्टर्स के किन लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। उसके अलावा जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हो जाए। इसके अलावा जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर यूज ये भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज यूज़ आता है, तो ये एंटी फंगल्स होते हैं, ठीक है। एंटी फंगल्स आप इसमें जो है ऑरल भी दे सकते हैं और टॉपिकल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वेरी कॉमन है, ठीक है। क्लिनिकल केसेस भी आते हैं तो ये इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है पक्का वाला, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, बार बार आती हैं चीज़ें। अब ये आपको एंडोमेट्रियोमास नज़र आ रहे हैं, एंडोमेट्रियल स्पॉट्स हैं बेसिकली, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के स्पॉट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस का सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज करता है माइंड के अंदर कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, राइट। तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली हम इसको ऐसे जो है एक्सप्लेन करते हैं कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द यूट्रस, राइट, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो उसको हम कहते हैं कि यूट्राइन टिश्यू जो है वो किसी भी और जगह पे प्रेजेंट है, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, राइट। और इसको जो है आप इसके अंदर एक लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा पैथो के अंदर भी कि चॉकलेट सिस्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है, राइट। तो वो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर ही चॉकलेट सिस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है कि चॉकलेट सिस्ट वगैरह जो है ये क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये आपको आना भी चाहिए और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। अब चॉकलेट जो है इंक्रीज़ अमाउंट ऑफ जो हमारे पास अच्छा इसके अंदर याद रखें कि इंक्रीज़ अमाउंट हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोमास होंगे उसके अंदर पेल्विस के अंदर, तो वो ना फ्रोज़न पेल्विस हो जाता है इसके अंदर। ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन है, पूछा जाता है एमसीक्यूज़ वगैरह के अंदर। तो उसके अंदर ना फ्रोज़न पेल्विस हो जाता है जिसके अंदर मूवमेंट्स वगैरह जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। 5 to 10% इसका इंसिडेंस होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह क्या करवाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चॉकलेट सिस्ट होती है ना, इसके बारे में मैं एक चीज़ बता चलूँ कि ये रिकरेंट हैमरेज हो रहा होता है साइकिल के साथ साथ, क्योंकि हैमरेज हो रहा होता है तो उसकी वजह से जो है इसकी ब्राउनिश अपीयरेंस आती है ड्यू टू हैमरेज। इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन है, फिर स्पेसिफिक है जिसके अंदर डिफरेंट मार्कर्स हैं, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, फिर लेप्रोस्कोपी है, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके अलावा यानी कि ये इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड के अंदर अब हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हमें चॉकलेट सिस्ट मिलती है, जैसे कि मैंने बात की कि ये ड्यू टू हेमरेज जो है वो साइक्लिक जो हो रही होती है उसकी वजह से, एंडोमेट्रियल टिश्यू है तो साइक्लिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हेमरेज वगैरह की वजह से ये ब्राउनिश अपीयरेंस दे रहा होता है, तो चॉकलेट सिस्ट आ जाती है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक किसिंग ओवरीज अपीयरेंस जो है ना वो आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर,
ठीक है। तो ये MCQs क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। लेप्रोस्कोपी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन था। ठीक है। और इस पे भी एक हमें स्पेसिफिक जो है वो फाइंडिंग मिलती है कि हमें ब्लैक जो मैच स्टिक अपीयरेंस होती है ना, वो हमें अपीयरेंस, जैसे मैच स्टिक होती है, उसे जब हम जला देते हैं तो उसके बाद बर्न होने के बाद वो ब्लैक सा उसका हेड हो जाता है। तो उस टाइप की जो है वो अपीयरेंस आ रही होती है, उस टाइप के जो है वो आ रहे थे, जिस तरह ये मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इस तरह की अपीयरेंस आ रही होती है इसकी। ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो देख लेना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, लेप्रोस्कोपी होगी। ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है लेप्रोस्कोपी, ये आपने याद रखना। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट आ जाता है कि ट्रीटमेंट इसमें कैसे करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, इसकी ना जो एटियोलॉजी है वो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, वो पैथो में हमने पढ़ी है, इधर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको अगर नेम्स पता हो तो सफिशेंट है। ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात करेंगे। तो एज़ वी नो कि इसके अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है और पेन हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एनाल्जेसिक्स देने हैं, पेन मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की। ठीक है। फिर हमने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने हैं ताकि हम साइकिल्स वगैरह को जो है वो रेगुलेट कर सकें। ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन देना हमने पेशेंट को, जो है वो पेशेंट जो है उसका सारा साइकिल्स वगैरह। फिर GnRH जो है वो एनालॉग्स दे देना पेशेंट को, ये भी हेल्प करेंगे इस कंडीशन के अंदर। ठीक है। फिर जो हमारे पास सर्जरी है, सर्जरी के अंदर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर तो पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो वी विल गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो फिर हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग जो सर्जरी है वो उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। गायनी ऑप्स के अंदर आपने हमेशा जो है गायनी के अंदर प्रोसीजर्स के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यंग पेशेंट है, फैमिली इनकम्प्लीट है, तो आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करनी है। ठीक है। वो रिकमेंड करनी है अनटिल एंड अनलेस कि आपको वो रिक्वायरमेंट है कि आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है। और बाकी जो है आपने हिस्टेरेक्टमी जो है वो करनी है उन पेशेंट्स के अंदर जो ओल्ड हैं और जिनके अंदर फैमिली कंप्लीट है, उसके अंदर ये आप कर सकते हैं। सो 30 to 40% जो है ना वो इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है इन कंसीविंग। पेशेंट जो है वो 30 to 40% जो है मसला आ सकता है कंसीव करने में। ये इम्पॉर्टेंट पिक्चर है और बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है और अक्सर ऑस्की में पूछी जाती है। ठीक है। तो ये एक व्यू है जिसके अंदर सर्वाइकल पोलिप दिखाया गया। ठीक है ना। तो ये स्पेलिंग आपने जो है पोलिप के ठीक कर लेना है इधर। ठीक है। उसके बाद इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, ये यूजुअली तो नहीं पता चलता कि ये है या नहीं है, तो क्योंकि वो स्पेकुलम को एग्जामिनेशन किया उसमें एक पेडंकुलेटेड ग्रोथ नज़र आ जाती है तो हमें पता चलता है। ठीक है। सम टाइम जो है वो कोई सिम्टम दे सकता है, जैसे कि कोई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह। ठीक है। इस तरह के जो है वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये आपने, या डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, तो ये इसकी इसकी वजह से ये आइडेंटिफाई होता है। राइट। तो ट्रीटमेंट इसका सिंपल सा है जी कि आपने आर्टरी फोर्सेप लेना है, उससे इसे होल्ड करके तो आप इसे ट्विस्ट करते हैं और इससे हम पोलीपेक्टमी कहते हैं बेसिकली। तो पोलीपेक्टमी जो है वो आपने कर देनी होती है। ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है और ये एशरमैन सिंड्रोम है। ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम क्यों होता है, क्या होता है, बेसिकली ये मैं शॉर्ट सा बताता चलूँ कि डिफरेंट जब DNC वगैरह होती है ना पेशेंट की, तो उसके अंदर हम स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है। क्यूरेट्स के साथ जो है हम स्क्रैप आउट करते हैं जो भी रिटेन मटेरियल होता है उसके अंदर। तो उसकी वजह से जो है ना उधर ट्रॉमा होता है, ऑब्वियसली उसके रिस्पॉन्स में स्कारिंग हो जाती है। ठीक है। और स्कारिंग और उसके बाद फाइब्रोसिस वगैरह होती है उधर। तो ये हेल्दी आपको दिखाएगा फिगर ए के अंदर, और सेकंड जो है वो DNC वगैरह के बाद जो है वो आपको दिखाएगा कि कैसे उसके अंदर फाइब्रोसिस और एडिशंस वगैरह जो हैं वो बन गई हैं अंदर। ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट आ जाता है हमारे पास वो बेसिकली सिंपल है कि हमने एडिजियोलाइसिस करनी होती है और इन एडिशंस को ख़त्म करना होता है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर आती है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिससे एंडोमेट्रियोसिस था तो ये एडिनोमायोसिस है। राइट।
और एंडोमेट्रियोसिस जो है ये अक्सर पूछा जाता है, ये पैथो के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है ना, उसमें था कि एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द एक्टोपिक साइट्स, राइट। तो इसके अंदर होता है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर, ठीक है, ऑफ द यूट्रस, जो है उसके अंदर जो है वो होता है, और इसको मायोमेट्रियम जो है उसके अंदर हम कहते हैं कि प्रेजेंट होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू जो। और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ग्रोथ्स वगैरह कैसे दिखाई गई हैं, और ग्लैंडुलर ग्रोथ्स हैं। और इसके बाद जो है इसमें ना एक लफ्ज़ याद रखना, बॉगी यूट्रस, ठीक है, बॉगी, BOGGY, बॉगी यूट्रस जो है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। इधर मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि इसके अंदर BOGGY, ठीक है, बॉगी यूट्रस होता है इसके अंदर। ये MCQs पूछा जाता है कि किस में होता है, तो वो आपने बताना है कि एडिनोमायोसिस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे जो है इसका इन्वेस्टिगेशंस वगैरह पूछी जा सकती हैं, ठीक है, कि आपसे पूछा जाएगा कि जी इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसमें MRI होती है, ठीक है। ये चीज़ MCQs में आ सकती है, और वैसे भी पूछी जा सकती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि MRI होती है। और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके ऊपर आपको जो है वो हेमरेजिक जो है ना वो हेमरेजिक फिल्ड ग्लैंड अपीयरेंस आती है आपके पास, ठीक है। और डिस्टेंशन वगैरह, डिस्टेंडेड ग्लैंड्स जो है वो मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए चीज़। उसके बाद जो इसका जो ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं या मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसके अंदर जो इसका सिंपल सा जो है वो हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है, क्योंकि इसका वो अंदर से एक एक ग्लैंड को तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए जो है इसके अंदर हिस्टेरेक्टमी जो है वो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया जी। अब जो है वो हम जो है वो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ है, ये एक जो है अपीयरेंस दी गई है, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस। लाइकन स्क्लेरोसिस जो है डर्मा के अंदर हमने पढ़ी थी लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन प्लैनस, ठीक है। तो ये लाइकन स्क्लेरोसिस है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि एनोजेंट्रल जो रीजन है, ठीक है, इसके अंदर फिगर 8 बन रही है, फिगर 8 पैटर्न बन रहा होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। और इसको हम जो है फिगर 8 पैटर्न कहते हैं। ये पूछा जाता है अक्सर कि फिगर 8 पैटर्न किसके अंदर आता है, तो फिगर 8 पैटर्न जो है लाइकन स्क्लेरोसिस के अंदर होता है, राइट। उसके बाद जो है वो यूजली ये एनोजेनिटल रीजन के अंदर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ रटी होनी चाहिए आपको, राइट। उसके बाद जो है ना आपके पास एक फर्दर जो अपीयरेंस होती है, ये ख़ास किस्म की जो है आप वाइटिश वाइटिश स्किन अपीयरेंस देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वाइट पेपर पैचमेंट स्किन कहते हैं, ठीक है। तो वाइट पैचमेंट पेपर स्किन हो जाती है इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, ठीक है। और ये आइडेंटिफाइबल होती है, ये भी MCQs के अंदर पूछा जाता है, और वैसे भी ये पूछा जा सकता है। ये एरोज जो हैं ये आपको बता रहे हैं इसके बारे में। फिर ट्रीटमेंट होता है जी। ट्रीटमेंट में इसका जो हम जो है ना हाइजीन मेंटेन करनी होती है, प्लस स्टीरॉइड्स देने होते हैं। पहले हाई डोज स्टीरॉइड्स देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टेपर डाउन करते जाते हैं, ठीक है। और उससे जो है वो काफ़ी इम्प्रूव रिजल्ट्स इसमें हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो टेपर डाउन करना होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी क्लास, ओवेरियन सिस्ट है ये बेसिकली, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट के अंदर ना आपको इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन वगैरह वो पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ओवरी आपको दिखाई गई है, और ये साथ में जो ओवरी विद सिस्ट दिखाई गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन, इसके ट्यूमर मार्कर्स वगैरह जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। फिर इसका जो ओवेरियन टॉर्शन होता है वो पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। फिर जो है स्टेज वाइज जो इनके ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट वगैरह इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवेरियन जो सिस्ट है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी करना है आपने। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आपको बेसिकली टाइप्स आनी चाहिए, 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। और इसके आपको रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो है इसके जो है वो
प्रिवेंटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसके अंदर, वो ये आती है कि आपने जो है स्टेजिंग कैसे करनी होती है इसकी, ये पता होना चाहिए आपको। और कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं हम इसको, कैसे कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास एक स्पैचुला है जो कि मैंने कवर किया था पार्ट 1 के अंदर भी। इसका स्पेसिफिक नाम आना चाहिए, ये आयर स्पैचुला है, ठीक है। और ये यूज़ होता है फॉर द टेकिंग अ पैप स्मीयर, ठीक है। और ये स्पेसिफिक जो है ना वुडन भी होता है और प्लास्टिक भी होते हैं, ये आपने अपनी फैसिलिटी में देखना है ना जो भी अवेलेबल है। सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द पैप स्मीयर, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है ना आपने जो चीज़ें इसमें याद रखनी मोटी मोटी, वो है कि 360 डिग्रीज़ में हम इसको रोटेट करते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको फिर जो है फर्दर जो है वो कहते हैं। सो अभी मैं आपको इसका एक डिटेल बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या होता है इसके अंदर। हम ना पहले जो है पेशेंट से कंसर्न ले लेते हैं उसे सारा कुछ, और उसके बाद जो प्रॉपर एक्सपोजर वगैरह करके उसके बाद 360 डिग्री में जो है उसको हम रोटेट करते होते हैं। और उसके बाद हम उसको स्लाइड को फिक्स करते हैं। किसके साथ फिक्स करते हैं, उसे हम फॉर्मेलिन के साथ फिक्स किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन स्प्रे फॉर्म में भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है फ्लूइड फॉर्म के अंदर भी, ठीक है। तो आपने ये देख लेना। और इसके बाद हम उसको लेबल करते हैं स्लाइड को, और फिर उसे सेंड कर देते हैं टूवर्ड द लेबॉर्ट्री, ठीक है, जहाँ पे जाके वो देता है। एक दफ़ा इसको क्विक सा हम जो है रिव्यू कर देते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो इसमें ना आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें 360 डिग्रीज़, सबसे पहले हमने क्या पेशेंट के कंसेंट ली, उसे एक्सप्लेन किया प्रोसीजर सारा कुछ, ठीक है। और फिर हमने उसकी प्राइवेसी इंश्योर की। उसके बाद जो है हमने स्पेकुलम वगैरह जो है वो इंसर्ट किया, ठीक है, प्रॉपरली लुब्रिकेट करके विद लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। उसके बाद जो है हम उसको करते हैं फिर 360 डिग्रीज़ पे हमने जो इसे रोटेट किया स्पैचुला को, फिर उसे अप्लाई किया स्लाइड के ऊपर, ठीक है, उसका स्मीयर बनाया, फिर उसे फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मलिन, फिर उसे लेबल किया। और उसके बाद जो एंड पे जो है ना हमने टू लैब उसे भेज दिया, राइट। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो स्टेप्स हैं। और इससे आपने जो ये चीज़ें साथ मेंशन करनी है कि आपने कंसेंट ली, प्राइवेसी मेंटेन की, एक्सप्लेन किया प्रोसीजर, ग्लव्स पहने, पहले ये चीज़ें जो है ना आपके माइंड में होनी चाहिए, आपने मेंशन भी करनी है। ये गुड इंप्रेशन देती हैं और इससे जो है वो मार्क्स वगैरह जो है आप अच्छे जो है वो स्कोर कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसको कितने पीरियड के बाद किया जाता है। और जैसा मैमोग्राफी है उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर, तो इसी तरह इसके अंदर ये आ जाता है। और इसको एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर क्या कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पेशेंट जो आता है क्लिनिकली वो क्या कहता है, कि वो कहता है जी शीशे वाला टेस्ट मैंने करवाया था, ठीक है। क्योंकि उसे वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता, तो उसको बस ये पता होता है कि स्लाइड के ऊपर फिक्स हो रहा है और सारा कुछ, तो वो कहता है जी शीशे के ऊपर जो है वो किया गया था टेस्ट, तो शीशे वाला टेस्ट उसे कहा जाता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि हम रिकरेंट मिसकैरेज हमारे से मिस हो गया था, उसके साथ हमने डिस्कस करना था, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेज होता क्या है, ठीक है। तो रिकरेंट मिसकैरेज हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि लॉस ऑफ 3 or more कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज, ठीक है, लॉस ऑफ 3 or more consecutive pregnancies, ठीक है, इट इज़ नोन एज अ रिकरेंट मिसकैरेज। और इसके अंदर जो है आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसका जो है ये क्या होता है इंसिडेंस वगैरह, तो ये तकरीबन 1% जो कपल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके अंदर कॉजेज़ क्या होती है, तो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं इसके लिए, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि यूट्राइन अनोमली वगैरह हो सकती है, और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है वो हमने मेडिसिन में बात की थी इस हवाले से। तो ये सिंड्रोम जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है जी हमारे पास कि क्या दिखाया गया, सर्विक्स दिखाया गया और उसके ऊपर कुछ अजीब व गरीब सी ग्रोथ्स हुई हैं जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, राइट।
सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपको जो है सिन वगैरह का पता होना चाहिए, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इसके अंदर आपको अगेन उसका जो है कॉजेज़ पता होने चाहिए, उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है, कि क्या होते हैं। उसके अलावा इसकी जो स्टेजिंग है, ठीक है, सिन को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो पता होनी चाहिए, इसमें कुछ ख़ास किस्म की हम बायोप्सी वगैरह करते हैं वो क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पिक्चर जो दिखाई गई है ये दिखाई गई है जी आपको ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की, ठीक है, जिसे TTTS कहते हैं हम। और इसके अंदर जो है आपको दिखाया गया है कि एक जो है बेबी बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक बेबी जो है बहुत छोटा है, ठीक है दोनों ट्विन्स हैं, और इनके अंदर ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो गया, जिसकी वजह से जो है वो एक जो है वो ये वाला जो है डोनर ट्विन है, और जो दूसरा ये जो है रिसिपिएंट ट्विन है, ठीक है जी। तो जो डोनर वाला है ना वो अपने हिस्से का कह लें कि खाना और न्यूट्रिशन सारा कुछ जो है ना वो रिसिपिएंट वाले को दे रहा है, और इसी वजह से जो है वो रिसिपिएंट वाले की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हुई हुई है, और जो है डोनर वाले जो है वो कमज़ोर हुआ हुआ है, ठीक है। और ये यूजुअली जो है मोनोकोरियोनिक जो होती हैं, जिनके अंदर जो है वो सिंगल प्लेसेंटा होता है, टी साइन होता है, उसके अंदर ये जो है कंप्लेंट ज़्यादा होती है, राइट। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। और ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, ऑस्की के अंदर भी पूछा जा सकता है, और वैसे भी आपको वाइवा के अंदर पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी, ठीक है, या ट्विन प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है इन अदर वर्ड्स, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। सो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो हम बात करते हैं जी डोनर वाला जो ट्विन है ना, जो कि अपना न्यूट्रिशन ये वो सारा कुछ दे रहा है टू द रिसिपिएंट, उसमें क्या क्या होता है। तो उसके अंदर बेसिकली देखें वो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर जो है वो हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लीगो हाइड्रामनियोस हो सकता है उसे, ठीक है। और इस तरह के जो है वो बेतहाशा उसके मसले मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं टुवर्ड्स द रिसिपिएंट के, तीन चार आते हैं आपको दैट आर सफिशेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और जो है रिसिपिएंट जो होता है उसके अंदर आप देखें इसके ऑपोजिट होना शुरू होगा, उसके अंदर हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके अंदर आपके आ सकते हैं जी मायोकार्डियल प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा काम करना पड़ा उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। और उसके अलावा जो है हाई जो है कार्डियक आउटपुट फेलियर हो सकता है, ठीक है। और इस तरह के यानी कि जो है मसले मसाइल होते हैं। उसके अलावा फीटल डेथ भी हो सकती है इसके अंदर, जो रेस्ट कॉम्प्लिकेशन है ना इसकी। तो ये आपको जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं, राइट। नेक्स्ट जी ये क्या दिखाया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये है प्लेसेंटा बेसिकली, ठीक है। और ये पूछी जाती है और अक्सर स्टूडेंट ने देखा नहीं होता तो इन्हें पता नहीं होता कि ये है क्या चीज़। तो प्लेसेंटा के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये अक्सर उसकी स्टेशन के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्सक्रीशन करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उनकी सारे होंगी एक्सक्रीशन वगैरह। और फिर जो है हार्मोन जो है ना वो बनाता है ये, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन जो है इसका बेसिकली फंक्शन होता है। हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर जो है वो हम बात कर लेते हैं इसकी। उसके अंदर जो है ना वो पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन्स बनाता है। इसमें याद रखने से ऐसे क्लासीफाई करना कि दो तरह के बनाते हैं, एक प्रोटीन बेस्ड होते हैं, एक स्टेरॉयड बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन बेस्ड के अंदर जो है ना हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें आता है कि बीटा HCG आ जाता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है ना वो आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है।
तो वो आपको जो है ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है स्टीरॉयड आ जाता है। स्टीरॉयड के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, जिसके अंदर ये बनाता है बेसिकली आपका जो है एस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ठीक है। ये ऑल प्ले रोल इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरॉन के बारे में पता होना चाहिए कि ये टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है कॉर्टिकोट्रोफिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो बनाता होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर ये ओसीपीज़ हैं, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है जी। और ये होती हैं गैप वगैरह के लिए होती हैं, ठीक है, और वक्फे के लिए होती हैं। इसके अंदर ये जो वाइट वाली है ना, ये होती हैं बेसिकली जो पिल्स हैं, इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट होता है। और जो रेड वाली हैं, ये जो 7 टैबलेट्स होती हैं, ये यूजुअली आयरन वगैरह या इस तरह की प्लेसिबो होती हैं, ठीक है। ये इसमें डिटेल आपने देख लेना। उसके बाद क्राउन रम्प लेंथ है, ये भी एक यूज़ होता है पैरामीटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रोथ असेसमेंट वगैरह ऑफ द फीटस, ठीक है। और 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ पे यूजली करवाया जाता है, ठीक है। और गेस्टेशनल एज वगैरह जो है वो पता चल जाती है इसमें। उसके बाद जो है वो साइज़ वगैरह जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर ईडीडी वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट। उसके बाद ये क्या दिखाया गया जी, ये स्पाइना बाइफिडा विच इज़ बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। और ये अक्सर एग्ज़ाम क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये बच्चे छोड़ देते हैं कि पीरियड्स का टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट कॉजेज़ है, उसमें लैक ऑफ फोलिक एसिड इनटेक हो सकती है, ठीक है, या नॉन कंप्लायंस हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस जो है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। और उसके अलावा जो है ये हो सकता है कि किसी किस्म की जो मैटरनल जो है कोई ड्रग्स हैं, उनकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। और इसके अलावा जो है इसका जो ट्रीटमेंट है यूजुअली सर्जिकल होता है, वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि नर्व इंट्रैप है नहीं है, सारी डिटेल्स जो है वो आपने सर्जरी के अंदर देखेंगे। तो उसके बाद ये क्या है जी, यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स है, जिसको हम आम ज़ुबान के अंदर यूवी प्रोलैप्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसके बारे में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है और पेट क्वेश्चन है। इसके अंदर पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना, ठीक है, समथिंग कमिंग आउट। तो ये पता होना चाहिए। इसमें आपके स्पोर्ट्स ऑफ द यूट्रस जो है, इनके बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है, राइट। उसके बाद आपको जो है वो स्टेजेस वगैरह पता होनी चाहिए इसकी कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसकी। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे पुटेंडल नर्व डैमेज है, और जो आपका पेल्विक डायफ्राम वगैरह है, उसके अंदर जो है वो मसला आ सकता है, ठीक है। पेरिनियल बॉडी को डैमेज आ जाता है, ठीक है। मल्टीपैरिटी वगैरह है, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर हैं। इसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए, कंजर्वेटिव कौन सी होती है, और वो जो है सर्जिकल क्या होती है। तो कंजर्वेटिव में यूजुअली पहले फ्लोर की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, और सारे पेस्ट्रीज वगैरह हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास जो सर्जिकली है वो फिर हम जो सस्पेंसरी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं इसके लिए, राइट। तो ये आपको जो है वो चीज़ पता होनी चाहिए डिटेल के अंदर। इसको यूवी प्रोलैप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन भी है पेट, और इसको जो है इम्परफोरेट हाइमन कहा जाता है, ठीक है। इस एज यू कैन सी के इसमें कोई ऑस ओपनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको कहा जाता है कि इम्परफोरेट हाइमन है। तो सिंपली जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी की एज होती है, और वो कहते हैं कि साइक्लिकल जो है उनके अंदर साइक्लिक जो है ना वो लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, और प्लस जो है पीरियड्स वगैरह उनके इनिशिएट नहीं होते, तो उसके अंदर यूजुअली यही कंप्लेंट होती है। और ब्लू बल्जिंग जो है वो आपको ये मेम्ब्रेन इधर जो है वो नज़र आ रही होती है। और इसको जो है वो आप ट्रीट करने के लिए क्या कहते हैं कि सिंपली क्रूशिएट इंसिजन दिया जाता है, और जो है वो सारा मटेरियल निकल जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम, ठीक है। और जो है ये बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि डाई डाली जाती है,
हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना बेसिकली डाई इंजेक्ट की जाती है, उसके बाद जो इसकी इमेजिंग ली जाती है और इससे हमें पता चलता है कि इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द चेकिंग द ट्यूबल पेटेंसी और इनफर्टिलिटी वगैरह जो होती है जिन लोगों के अंदर, उनके तो फीमेल वगैरह के अंदर ट्यूबल पेटेंसी वगैरह चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अच्छा जी, एक ना चीज़ पूछी जाती है वो है कि लियोपोल्ड मैनूवर्स क्या होते हैं, ठीक है। लियोपोल्ड मैनूवर्स जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो नेम देख के इसका घबरा जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो जो पोल्ड मनूवर्स हैं उसके अंदर बेसिकली ये 4 मनूवर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इनको करने की और ये एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ होते हैं टू असेस द पोजीशन और डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो देखने के लिए। तो इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वाइवा के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑस्की के अंदर इसका कोई भी एक जो है वो मनूवर आ सकता है और पूछा जा सकता है कौन सा मनूवर है, क्या चीज़ है, इसकी डिटेल, ठीक है। तो 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। जो चीज़ याद रखने वाली है इसके अंदर वो ये है कि फर्स्ट जो 3 होते हैं ना, जो फर्स्ट 3 मैनूवर्स है, ठीक है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट फेस किए जाते हैं, ठीक है। जो आपके हैंड्स वगैरह होते हैं वो टुवर्ड्स पेशेंट फेस होते हैं और जो लास्ट मैनूवर होता है ना वो टुवर्ड्स द फीट ऑफ द पेशेंट होता है, आपके हैंड्स वगैरह और आपकी डायरेक्शन भी उस तरफ होती है। ये याद रखने वाली है बात और ये एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर नोट की जाती है बात, जो करता है उसे अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, जो नहीं करता है उसे फिर जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। तो डायरेक्शंस याद रखने के पहले 3 जो हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स, आपने डायरेक्शन ही आपकी फेस वगैरह सारा कुछ हैंड्स वगैरह टुवर्ड्स पेशेंट फेस होना चाहिए और बाकी जो है वो टुवर्ड्स द फुट एंड होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, ये चारों जो हैं मनूवर्स जो हैं ए बी सी डी, अब इनको हम जो है वो इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास मनूवर 1 है जिसे हम फर्स्ट मनूवर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, आप ना अपना दोनों हाथ जो है वो रखते हैं इस तरह से फंडस के ऊपर, के सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस जो होती है ना उस पर आप रखते हैं और उससे ना पेल्पेट करते हैं। पेल्पेट करने से ये होता है कि आपका जो है वो फीटल पार्ट जो है आप उन्हें देखते हैं कि वो कि फैलिक प्रेजेंटेशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस इज पेल्पेटेड, ठीक है, टू डिटरमाइन द फंडस, ठीक है, द कंसिस्टेंसी देखने के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके बाद जो है फंडस जो है उस पर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है वो पता करने के लिए और शेप वगैरह क्या है उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और इसकी जो मोबिलिटी वगैरह वो चेक करने के लिए जो है वो हो जाती है, राइट। तो इसमें आप ये देख लें कि हम जिस जगह पे कह रहे हैं वो मैंने हाईलाइट किया और आप हाथों की डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये अपवर्ड है टुवर्ड्स पेशेंट फेस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, ये आपको पता होनी चाहिए। और इधर जो है इस तरह जो है आपने इस जगह पे पैल्पेट करना होता है, राइट। तो इसके बाद जो है हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैनूवर। सो सेकंड मैनूवर जो है ना हमारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन बोथ हैंड्स रखेंगे ऑन द साइड्स, ठीक है। पहले हमने फंडस के ऊपर रखा थे, ठीक है, दोनों हैंड्स, और इस तरह आप जो है साइड्स ऑफ द यूट्रस पे हम रखेंगे और उसके बाद जो है हम जो है वो पेल्पेट करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें जो है पेशेंट वो जो बेबी है उसकी बैक जो है वो अप्रिशिएट होती है, ये बैक की साइड पे है और जो है दूसरे पार्ट्स की साइड पे, और इससे हम जो है ऑस्कल्टेशन वगैरह के अंदर हमें लोकलाइज करने में जो है वो हेल्प मिलती है, ठीक है। ये भी एक स्टेप है इम्पॉर्टेंट। सो दोनों हाथों की जो पाल्मर सर्फेसेस है ना वो आपकी जो है उससे हम उसको पेल्पेट करते हैं और इस तरह हमें जो है वो पता चलता है कि उसकी क्या डायरेक्शन है और क्या लाई है उसका, ठीक है। तो बेसिकली हम उसमें डिटरमाइन ये चीज़ कर रहे होते हैं कि उसका जो है वो डायरेक्शन क्या है उसकी, ठीक है, उसका लाई कैसा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने ये चीज़ याद रखनी कि अगेन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि
आपके हैंड्स जो है वो फेस कर रहे होंगे, आपकी डायरेक्शन भी जो है पेशेंट्स के जो फेस है उसकी तरफ होगी, ठीक है। और फेटल बैक वगैरह आप देखते हैं, और ताकि आपको ऑस्कल्टेशन में जो है वो आसानी हो, ठीक है, क्योंकि वो लोकलाइज होगा तो फिर आपको कुछ वो मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास थर्ड मनूवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने इसका, ठीक है। ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि बेबी जो है वो एंगेज हो गया नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी जो है वो एंट्री चेक करते हैं इन द पेल्विस के अंदर कि होगी या स्टार्ट या नहीं हुई अभी, ठीक है। इनलेट के ऊपर जो है ये चेक किया जाता है, और ये विद सिंगल हैंड किया जाता है, ठीक है। और मोबिलिटी वगैरह उसकी चेक की जाती है, ठीक है। और इसके लिए एक नाम यूज़ होता है जिसको आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा वार्ड्स के अंदर के पोलिक ग्रिप कहा जाता है इसे, ठीक है। पोलिक ग्रिप, ठीक है। पोली ग्रिप नहीं है, ये पोलिक ग्रिप है, राइट। तो इसका ये जो है चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है वाइवे के अंदर, ठीक है। और एग्जामिनेशन अगर आपका वो ऑब्जर्व स्टेशन हो तो उसमें करवा के भी देखा जा सकता है। अगेन हैंड की डायरेक्शन है, और आपने देखना है कि थंब और बाकी फिंगर्स के दरमियान में हेड को हम देख के साइडों पे मूव करके देखते हैं, और हम उसकी जो है चेक कहते हैं कि मोबिलिटी वगैरह, राइट। उसके बाद जो लास्ट मनूवर है हमारा वो फोर्थ वाला है, इसकी डायरेक्शन जो है देख लें कि नीचे को है, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था कि बाकी तीनों के जो है टुवर्ड्स पेशेंट फेस होती है आपकी डायरेक्शन, और हैंड्स की डायरेक्शन भी, और जो लास्ट मनूवर होता है उसमें टुवर्ड्स फुट ऑफ द पेशेंट जो है आपके होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं हम इसके अंदर कि पेशेंट जो बेबी है, ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है वो हमें जो है वो पता चलता है इसके थ्रू, ठीक है। और जो है हमें एटीट्यूड ऑफ द फीटस पता चलता है, प्लस हम जो है इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फीटस जो है एक्सटेंशन जो है वो हमें पता चल जाती है, ठीक है। दैट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। तो कितना एक्सटेंड हो चुके हैं इनटू द पेल्विस ये हमें पता चल जाती है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट मनूवर्स हैं, और ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। डायरेक्शंस इनकी बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेशन के अंदर वो है जी CTG, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी अपने पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। CTG के अंदर जो है एक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नॉर्मल CTG। तो ये वाली जो CTG है ना ये थोड़ी एबनॉर्मल है, ठीक है। तो अब जो हम 2-3 CTGs आगे बात करेंगे जिनके हवाले से वो जो है वो एबनॉर्मल CTGs है, ठीक है। तो एबनॉर्मल CTGs जो है ना उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताता चलूँगा कि उसके अंदर जो है हमने क्या करना है। तो एज वी नो के जी क्या क्या होते हैं CTG के अंदर कंपोनेंट्स, उसके फीटल हार्ट रेट है, वेरिएबिलिटी है, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, ठीक है। अब ये देखें कि इसके अंदर जो है हमने बात की, अब मैं इधर पहले नॉर्मल CTG जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ कि उसके अंदर इस तरह करके एक्सेलरेशन जो है वो होती हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा हों एक्सेलरेशंस, 2 या 2 से ज़्यादा 20 to 30 मिनट्स, उसको हम कहते हैं कि रिएक्टिव है। अब ये जो मार्क किया मैंने, ठीक है, इसमें देखें कि रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी, इसमें ना अप्रिशिएट हो रहा है, बस एक छोटी सी वेव सी जा रही, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई डिसलरेशन नहीं है, तो हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो हम कह देते हैं कि जी रिड्यूस वेरिएबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ये वेरिएबल डिसलरेशन का वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। अगेन हम नॉर्मल जो है वो बना लेते हैं इधर। नॉर्मल CTG जो होती है ना उसके अंदर क्या है ये देखें, दोबारा से एक्सेलरेशंस वगैरह इस तरह प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखें आपके ये जो है आपके विजिबल के यहाँ पे इस तरह डिसलरेशंस जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिसलरेशन है, यहाँ पे भी है डिसलरेशन, और यहाँ पे भी डिसलरेशन है, ठीक है। ये एक एबनॉर्मल जो है वो CTG है, ये आपको पता चल गया। इसी तरह यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसलरेशन है, ठीक है, फिर यहाँ पे डिसलरेशन है, यहाँ पे डिसलरेशन है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो देख लेनी है, ठीक है। तो ये भी जो है एक एबनॉर्मल CTG है।
इसके साथ ही जो है हम चीज़ें एंड करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना, इनके साथ आपने बाकी और भी एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी आपके कॉलेज से रिलेटेड है वो आपने ज़रूर कवर करना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको जो है ज़रूर हेल्प करेंगी एग्ज़ाम के अंदर। इनको फर्दर रिफ़ाइन करना आपने, मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है इसके अंदर, ठीक है। और फिर आपके लिए जो है आसानी होगी इसके लिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।